गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एट ऑल फर्स्ट मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, चैप्टर है हमारा लॉज ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखें, फिजिक्स में सारी की सारी चीजें एक के बाद एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। नो डाउट जो जो हम ये चैप्टर्स कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने काइनेमेटिक्स किया, काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोगों ने वेक्टर्स किया, वेक्टर अलजेब्रा किया, स्केलर्स के बारे में पढ़ा। इन सब चीजों की जरूरत हम लोगों को पूरे 2 साल, जब तक आप मेरे पास हैं तब तक की बात कर रहा हूं। इसके बाद जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे, इन सारे टॉपिक्स की जरूरत आप लोगों को होगी। वैसा ही एक टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। ये भी हम लोग जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे, चाहे हम लोगों को मैग्नेटिज्म पढ़ना हो या व्हाटएवर सो हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना हो, इवन दैट न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़नी हो, हमें इन सारे टॉपिक्स की जरूरत हमेशा होती है। बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम लोगों ने बचपन में एबीसीडी पढ़ी थी। एबीसीडी को लेकर के हम लोगों ने वर्ड्स बनाना सीखा, वर्ड्स को लेकर के हम लोगों ने सेंटेंस बनाना सीखा, व्हाटएवर सो हम लोगों ने ऐसे लिखना सीख लिया। इसी तरीके से जो भी कुछ हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, उन सब चीजों की जरूरत आगे आने वाली फिजिक्स में होगी। तो इनके बिना आगे की फिजिक्स को चला पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए हमें ध्यान से इन सब चीजों को देखना है। नो डाउट अगेन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेटेज भी इसकी यहां भी ठीक है, आगे आने वाली फिजिक्स में भी बहुत जरूरत इसकी होगी। दैट इज लॉज ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ मोशन नाम से ही पता लग रहा है, कोई बॉडी जब मोशन में होती है तो उसमें कौन कौन से लॉज हमारे काम करते हैं, किस तरीके से हम उसके मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये हमें इसके अंदर पढ़ना होगा। डायनामिक्स का पार्ट है, डायनामिक्स का पार्ट है डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने नो डाउट स्टैटिक्स में पढ़ा था बॉडीज के मोशन के बारे में, लेकिन उस कॉज को नहीं डिस्कस किया था जिस कॉज की वजह से बॉडी मोशन में थी। यहां हम लोगों को उस कॉज को भी कंसीडर करना है जिसकी वजह से बॉडी मोशन में होगी, इसलिए हम लोग इसको डायनामिक्स के अंदर प्लेस करेंगे। लॉज ऑफ मोशन ऑलमोस्ट हमारा 14 पीरियड्स में कंप्लीट हो जाता है, और इसकी वेटेज की बात करें तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये 7 मार्क्स की है आउट ऑफ 70, यानी 10% की वेटेज इसकी है। ये तो हो गई एक्चुअल वेटेज, लेकिन अगर मैं बात करता हूं इसकी वर्चुअल वेटेज की, तो ये सब चीजें हम लोगों को आगे आने वाली फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। यानी इस चैप्टर के बिना आगे की फिजिक्स को कंटिन्यू करना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम लोगों को इसकी वेटेज को समझ लेना चाहिए, चीजों को देखना चाहिए। जहां तक सिलेबस की बात है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए सिलेबस में क्या है, हम लोगों को फोर्स का कॉन्सेप्ट यहां पे पढ़ना है, इनर्शिया क्या होता है ये पढ़ना है, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की बात हम लोगों को करनी है, मोमेंटम क्या होता है ये बात हम लोगों को यहां पे पढ़नी है। देन आफ्टर न्यूटन सेकंड लॉ को हम लोगों को पढ़ना है, सेकंड लॉ पे बेस्ड हम लोगों को इंपल्स के बारे में बात करनी होगी, थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ना होगा। देन आफ्टर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे, इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे, कई सारे एग्जांपल्स हम लोगों को मिलेंगे। फिर हम लोगों को एक टॉपिक मिलेगा फोर्सेस के इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। किसी बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे अगर इक्विलिब्रियम में हैं, तो ऐसी स्थिति में नो डाउट बॉडी की क्या पोजीशन होती है, किस तरह से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, ये बात हम लोगों को इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट, कॉन्करेंट का मतलब एक ही पॉइंट पर या एक ही बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस। देन आफ्टर डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग टू स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन क्या है, बेसिकली एक ड्रैगिंग फोर्स है जो किसी भी मोशन को अपोज करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन हमारा अगर बॉडी कोई रोल कर रही है उसके अंदर है तो हम लोग उसको रोलिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन को किस तरह से कम किया जा सकता है उसका एक तरीका होता है लुब्रिकेशन, यानी आप लोगों ने देखा होगा मशीन्स में आप लोग ऑयलिंग कर देते हैं, तेल डाल देते हैं, कार के इंजन के अंदर भी मोबिल ऑयल आप लोग प्लेस करते हैं, दैट इज लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन की हेल्प से हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश करते हैं, ये चीज हम लोगों को लुब्रिकेशन के अंदर पढ़नी है। फिर डायनामिक्स, देखिए अभी हम लोगों ने ऊपर बात की थी, बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ डायनामिक्स। तो अगेन डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी अगर हम लोग देखें तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में ही पढ़ रहे थे, तो ब्रीफिंग हम लोगों ने वहां पे कर ली थी। इवन दैट सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ चीजें हम लोगों ने जान ली थी, लेकिन सर्कुलर मोशन
के अंदर वो कॉज क्या है, जिन कॉज की वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है, वो हमें यहाँ पे पढ़नी है। आप बिल्कुल ऐसे मान सकते हैं, पिछली यूनिट अगर हमारी काइनेमेटिक्स थी तो ये डायनामिक्स है। डायनामिक्स यानी हमें बॉडी का मोशन तो पढ़ना है, लेकिन साथ में ये भी देखना है कि बॉडी का मोशन हो क्यों रहा है। डायनामिक्स सेंटीपीटल फोर्स आपको याद होगा, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था। किसी भी सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को सेंटीपीटल फोर्स हम लोग कहते हैं। हम लोग इसके बाद में सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। व्हीकल्स हमारे किसी मोड़ पर क्यों अंदर की तरफ झुकते हैं, या हम किसी मोड़ की ऊपर वाली चीज को हम लोग क्यों उठाते हैं, जैसे हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग टू व्हीकल्स ऑन बैंक रोड का। अब इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स की बात हम लोग करेंगे। इस पहले आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसको सही कर देता हूं यहां से। एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो आपकी लिस्ट में जो एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है वो आपका इस यूनिट से रिलेवेंस रखता है स्टूडेंट्स, टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ये चीज हम लोगों को यहां से इसमें देखनी है, एक्सपेरिमेंट करना है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है हम लोगों को। एक्सपेरिमेंट नंबर 10 जो आप लोगों की लिस्ट में है, टू फाइंड द डाउनवर्ड फोर्स अलोंग इन इंक्लाइन प्लेन एक्टिंग ऑन अ रोलर ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। ये बात हम लोगों को लैब में जाकर के सीखनी है। यहाँ एक ग्राफ हम लोगों को प्लॉट करना होता है फोर्स और साइन थीटा के बीच में। तो ये चीज जब हम लैब में जाएंगे तो आपको समझाएंगे। एक्टिविटीज जिनका रिकॉर्ड हम लोगों को रखना होता है, परफॉर्म करनी होती है। दो एक्टिविटी हमारी यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 4, टू मेजर द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर ए रोलिंग और रोलर ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, एज वेल एज दूसरी है टू स्टडी द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए बॉल रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन यूजिंग डबल इंक्लाइंड प्लेन। तो ये हमारा इसका सिलेबस है डियर स्टूडेंट्स, जो हमें लैब में एज वेल एज यहाँ पे करना है। तो मैं समझता हूँ काफी यूजफुल ये यूनिट हमारी हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं कंटेंट की बात करता हूँ। तो लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमारा है दैट इज फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, फोर्स क्या है? देखिए, छोटी क्लासों से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स इज ए पुल और पुश। हम किसी बॉडी को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो हम लोग कहते हैं फोर्स है। लेकिन फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये या तो किसी बॉडी की पोजीशन में चेंजेस ले आए या लाने की कोशिश करे। हमने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया और बॉडी अपनी पोजीशन से शिफ्ट नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स नहीं लगा। फोर्स तो लगा, एटलीस्ट टेंडेंसी थी बॉडी की पोजीशन को चेंज करने की। तो हम लोग यहाँ जब फोर्स को डिफाइन करेंगे तो दो चीजें ध्यान से, या तो ये चेंज कर दे या टेंडेंसी रखे टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी पहले से रेस्ट में है तो उसको मोशन में ले आए, या मोशन में है तो उसकी भी स्टेट को चेंज कर दे, या तो मोशन में स्पीड को और फास्ट कर दे, स्लो कर दे, रोक दे, यानी कोई ना कोई एक्शन लेके अगर आ जाए तो हम लोग उसको कहते हैं क्या? फोर्स। फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी मैंने डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि कोई अगर फोर्स है तो वो किसी बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हमने अप्लाई किया तो स्पीड को कम कर देगा, ऑब्वियस है। और अगर हम लोगों ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूज किया तो स्पीड को अप कर देगा। इवन दैट फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फोर्स के बारे में बात थी, ये क्या क्या कर सकता है। इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे लेकर के फोर्स को ही। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट, किसका? फोर्स जो है एक पोलर वेक्टर है। वेक्टर तो है ही, एक पोलर वेक्टर है, यानी इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, डायरेक्शनल होगा। एक पॉजिटिव फोर्स रिप्रेजेंट रिपल्सन। जब हम फोर्सेस की बात करते हैं, अगर दो बॉडीज के बीच में रिपल्सन हो रहा है, एक दूसरे को दूर करने की कोशिश कर रही हैं, तो उसे हम लोग पॉजिटिव फोर्स के नाम से जानते हैं। और अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो अट्रैक्शन की स्थिति में हम लोग नेगेटिव फोर्स की बात करते हैं। एग्जांपल के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं वो हमेशा नेचर में अट्रैक्टिव होते हैं,
तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस से पहले हम लोगों को एक नेगेटिव साइन प्लेस करना चाहिए, या हम लोग करते हैं। या तो हम लिखेंगे इट इज ए अट्रैक्टिव फोर्स, तो नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हमने सिर्फ मैथमेटिक्स की फॉर्म में ही या मैथमेटिकल लैंग्वेज में ही लिखा है किसी फोर्स को, अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं दिया है, तो वहां माइनस या प्लस का साइन लगाना हमारे लिए नेसेसरी होता है डियर स्टूडेंट्स। अगर कोई अट्रैक्टिव फोर्स है तो माइनस का साइन लगाना होगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो F इक्वल्स टू माइनस जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, दैट इज द कांसेप्ट। ये मेरा स्केलर नोटेशन है। वेक्टर नोटेशन करूंगा तब भी मैं यहां पे वेक्टर लगाऊंगा और यहां पे मैं r कैप लिखूंगा, जो कहीं ना कहीं इस r की डायरेक्शन के बारे में बात करता है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा, जो फोर्स है उसके आगे कब हम प्लस लगाएंगे, कब हम माइनस लगाएंगे। देन आफ्टर इन एसआई यूनिट, देखिए जो फोर्स की यूनिट्स हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरी होती है हमारी ग्रेविटेशनल यूनिट डियर स्टूडेंट्स। तो एब्सोल्यूट यूनिट्स वो होती हैं जिनमें हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को बेसिस में कहीं भी कंसीडर नहीं करना होता, यानी हम विदाउट जी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमें जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको यूनिट के अंदर कहीं भी इंक्लूड नहीं करना होता, तो उस तरह की यूनिट्स को हम लोग एब्सोल्यूट यूनिट्स के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ऐसा ही सिस्टम है, फोर्स की एब्सोल्यूट यूनिट है न्यूटन। साइंटिस्ट है न्यूटन, लेकिन जब हम लिखेंगे तो स्मॉल n से ही शुरू करेंगे, लेकिन जब हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन देंगे तो कैपिटल N से देंगे। 1 न्यूटन इक्वल्स टू हमारा होगा 1 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर पर सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, कहां से निकाला? F इक्वल्स टू, जनरल सा फॉर्मूला बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं 1 किलोग्राम मास ले लूं और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ले लूं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 1 न्यूटन फोर्स मिलेगा, और 1 न्यूटन फोर्स को मैं एक्सपेंड करके लिख सकता हूं 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू एसआई, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। तो एब्सोल्यूट यूनिट अपने एसआई में इसकी पढ़ ली। अब मैं बात करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट सीजीएस के अंदर। सीजीएस में भी एसआई, सीजीएस में भी हम लोग एब्सोल्यूट यूनिट की बात करेंगे। बड़ा सिंपल सा है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है सीजीएस में जब हम लोग बात करते हैं तो सारी की सारी यूनिट्स को सीजीएस के अंदर हम लोगों को कंसीडर करना होता है। एग्जैक्टली डाइन। देखिए डाइन जो है कोई साइंटिस्ट नहीं है, तो जब हम लोग डाइन का सिंबल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तब भी पूरा ही डाइन लिखते हैं, स्मॉल से शुरू करते हैं। दैट इज 1 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ये मास की यूनिट है सीजीएस यूनिट सिस्टम में, ये स्पीड की यूनिट, एक्सेलरेशन की यूनिट है सीजीएस यूनिट सिस्टम में। इस तरह से 1 टाइम जो है वो सीजीएस यूनिट सिस्टम में एब्सोल्यूट यूनिट है किसकी? फोर्स की, और ये होती है हमारी 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, इनका कैलिब्रेशन भी आपको आना चाहिए। याद होगा जब हम लोगों ने यूज ऑफ डायमेंशनल एक्सिस किया था तो वहां हमने 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करके दिखाया था, और 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं और हम लोगों को याद भी रखना चाहिए। कभी भी जरूरत पड़े तो ये कैलिब्रेशन हम लोगों को आना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, देन आफ्टर ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स, जैसा अभी मैं डिस्कस कर रहा था, फोर्स को बताने के लिए, फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, फोर्स को मेजर करने के लिए अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जरूरत मुझे नहीं होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मैं कंसीडरेशन में लेता हूं, तो उस तरह की यूनिट्स को मैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स के नाम से जानता हूं। यहां अगेन हम लोग बात करेंगे तो देखिए बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट मिलेगा। हम एक्सेलरेशन ए जो लिया था उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ में रिप्लेस कर देंगे, और जैसे ही हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ रिप्लेस करेंगे तो हम लोगों को बड़े मजेदार से कॉन्सेप्ट मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्या है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी लिखा था फोर्स इक्वल्स टू m into a। अगर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, यानी एक्सेलरेशन के पीछे कॉज ग्रेविटी हो, तो मैं इसको mg लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इस g को एज इट इज रहने दूंगा, बस मास को यहां पे कन्वर्ट करूंगा या मास की यूनिट प्लेस करूंगा
तो जो भी मुझे कंबाइंड फॉर्म में यूनिट मिलेगी मैं उसे ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स कहूंगा। यहां देखिए डियर स्टूडेंट्स, केजी वेट, मास के लिए मैंने यहां पे केजी लिखा और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की जगह पर मैंने डब्ल्यूटी वेट लिखा। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया। अगर मैं इसको देखता हूं तो इसको मैं 1 kg F भी लिख सकता हूं। 1 kg स्टैंड फॉर मास, F स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मैंने यहां वैल्यू डाल दी, F की कितनी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब मेरे पास ये हो गया 1 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। तो एग्जैक्टली इट इज अ रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स एंड एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। ये SI सिस्टम में हम लोगों ने दिया। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग CGS सिस्टम में भी दे सकते हैं। यहां हमारा KGF आ रहा था, वहां पे हम लोगों का GF आएगा। G स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल, G स्टैंड फॉर ग्राम एंड F स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इन CGS यूनिट सिस्टम। इसको हम लोग ग्राम वेट के नाम से भी जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहां भी हम लोग डाल देते हैं। तो देखिए F की वैल्यू यहां हम लगाएंगे 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पर सेकंड स्क्वायर है डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लोग CGS यूनिट सिस्टम में भी ग्रेविटेशनल यूनिट मेंशन कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने दिया। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आगे मैंने रिलेशन दे दिया, 1 ग्राम वेट इक्वल्स टू 1 GF इक्वल्स टू 980 डाइन। एग्जैक्टली डाइन स्टैंड फॉर यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम। कौन सी वाली? एब्सोल्यूट वाली। और 1 ग्राम वेट जो होगी ये कौन सी वाली यूनिट है? CGS में ग्रेविटेशनल वाली यूनिट है। तो हम जो है 4 यूनिट यहां पे पढ़ के आ रहे हैं, 2 ग्रेविटेशनल और 2 एब्सोल्यूट। अब रिलेशन की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो रिलेशन अभी ऊपर बात कर रहे थे 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, ये बात हम लोग कर चुके हैं। सिंपल सा हम लोगों ने यहां पे 1 किलोग्राम को कन्वर्ट किया है, 1 किलोग्राम को कन्वर्ट किया है हम लोगों ने ग्राम में, ये रहा, और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किया है हमने सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। सिंपल सा इनको मल्टीप्लाई, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन आ गया। हमने यहां डायमेंशंस को हेल्प में नहीं लिया है, हम लोग डायमेंशनली भी इस चीज को प्रूव करके दे सकते हैं, या पीछे हम लोगों ने दिया हुआ है। अभी डियर स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहला लॉ आता है हमारा, जैसे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। डियर स्टूडेंट्स लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? सिंपल सा पहले हम लोग इनर्शिया को समझने की कोशिश करें। एग्जैक्टली इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी। ये क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी है। जैसे चीनी तो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है? मीठी होती है, सब लोग जानते हैं। तो जब प्रॉपर्टी ऑफ शुगर इज स्वीटनेस, इसी तरह से इनर्शिया क्या है? वो एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? मास की प्रॉपर्टी है। मैं इसको उल्टा भी कह सकता हूं, भाई मैंने चाय में कहा कि ये ज्यादा मीठी है या कम मीठी है, तो कैसे पता करूंगा? मैं कहूंगा भाई चाय में चीनी ज्यादा है तभी वो ज्यादा मीठी है, चाय में चीनी कम है इसका मतलब कम मीठी है। बिल्कुल इसी तरीके से जो इनर्शिया प्रॉपर्टी है उसका मेजरमेंट है मास। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है इसका मतलब उसके अंदर इनर्शिया भी ज्यादा है, अगर किसी बॉडी के अंदर मास कम है इसका मतलब उसके अंदर इनर्शिया भी कम है। तो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी जस्ट लाइक स्वीटनेस। तो डियर स्टूडेंट्स ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन भी कर रखी है। एग्जाम में कैसे लिखोगे आप लोग इनर्शिया को? देखिए, a body moving with certain speed along a straight path will continue to move with same speed। ये हमने इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में बात कर दी कि इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको कंटिन्यूअस मूविंग में हेल्प करेगी, या अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो उसको रेस्ट में रहने में हेल्प करेगी। ये क्या है? प्रॉपर्टी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट जब तक हम किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक वो अपनी उसी स्टेट में रहती है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया के नाम से जानते हैं।
लॉ ऑफ इनर्शिया की बात की, अगर आपके एग्जाम में आती है तो ये पूरा फ्रेज आप लोगों ने लिखना है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया। एट ऑन फर्स्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बनी रहेगी जब तक कि उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। दैट इज टर्म्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जाम में कैसे लिखना है? The tendency of a body to remain in its position of rest, हम रेस्ट की बात कर रहे हैं तो पोजीशन ऑफ रेस्ट is called inertia of rest। इसके बाद में आता है inertia of motion। अब अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही बने रहना चाहेगी। कब तक बने रहना चाहेगी? जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, तो हम लोग उसको कहेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एज वेल एज इनर्शिया ऑफ मोशन का। इनर्शिया ऑफ मोशन को जब आपने डिफाइन करना हो, एग्जाम में लिखना हो, तो सिंपल सा आप ये फ्रेज लिखेंगे, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। इसी तरह से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, कोई बॉडी अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करती रहेगी। कब तक मूव करती रहेगी? जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई ना करें। तो इसे हम लोग कहेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपने कभी ध्यान दिया होगा, आप मान लीजिए बाइक पे या बस में ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक से आपकी बाइक या बस जो है किसी शार्प टर्न पे घूम जाए तो आप जो है बाहर की तरफ फेल डाउन होते हैं, बाहर की तरफ गिरते हैं। तो दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि आपकी बॉडी तो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी, अचानक से अगर वो किसी डायरेक्शन में मुड़ गई तो नो डाउट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आपकी बॉडी उसी डायरेक्शन में चलना चाहती है, जिसकी वजह से आप बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हो या बाहर की तरफ फेल डाउन होते हो। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। Inability of a body to change by itself its direction of motion is called inertia of direction. That is the concept. अभी हम लोगों ने 2 मिनट पहले जो बात की थी उसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मास एज द मेजर ऑफ इनर्शिया। जैसे मैंने बताया था स्वीटनेस का मेजरमेंट है क्या? चीनी, शुगर। बिल्कुल उसी तरीके से इनर्शिया जो प्रॉपर्टी है उसका मेजर है मास। इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट, दैट इज लीनियर मोमेंटम। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वांटिटी को आप लोग जानते तो बहुत पहले से हैं, इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन हम लोग और देना चाहेंगे। लीनियर मोमेंटम क्या है? बेसिकली हम लोग इसको क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कहते हैं। क्वांटिटी ऑफ मोशन। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी बॉडी के अंदर मास है, उसकी अपनी वेलोसिटी है। अब मास और वेलोसिटी का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, यानी मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से जो इफेक्ट मेरे को मिलेगा उसे मैं कहूंगा क्या? लीनियर मोमेंटम। एग्जैक्टली लीनियर मोमेंटम को हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है और ये होगा m into v के बराबर। m यहाँ स्केलर है, v वेलोसिटी है जो कि अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दैट इज टर्म्ड एज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम आपको समझ में आ गया। एक एग्जांपल और हम लोग देते हैं। मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक स्कूटी चल रही है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही एक ट्रक चल रहा है। अब मान लीजिए वो दोनों जाकर के कहीं किसी वॉल से, दीवार से जाके टकराते हैं या किसी हिल से टकराते हैं, तो नो डाउट किससे ज्यादा इफेक्ट होगा? ऑब्वियस है, सब बच्चे कहेंगे ट्रक से ज्यादा इफेक्ट होगा। लेकिन बच्चों वेलोसिटी तो दोनों की सेम थी। हाँ बिल्कुल वेलोसिटी सेम थी, लेकिन वेलोसिटी सेम होने के साथ साथ उनके मासेस जो थे वो डिफर थे। इसलिए उनमें जो क्वांटिटी ऑफ मोशन था या जिसको हम लोग लीनियर मोमेंटम कह रहे हैं वो ट्रक के अंदर ज्यादा था और स्कूटी के अंदर कम था। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन या लीनियर मोमेंटम एक नई क्वांटिटी हम लोगों को यहां से मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से मिल गई। इसी चीज को डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब इसकी यूनिट की बात करें तो देखिए मास के लिए आप लोग किलोग्राम लिखेंगे, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड लिखेंगे,
तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड एसआई सिस्टम की इसकी यूनिट आप लोगों को मिल गई। बिल्कुल इसी तरीके से डायमेंशन एक्सिस की बात करेंगे, मास की डायमेंशंस डालेंगे, वेलोसिटी की डायमेंशंस डालेंगे, तो mlt-1 ये आपको लीनियर मोमेंटम की डायमेंशंस मिल जाएंगी। जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसको फर्दर यहां पे लिखा हुआ है, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। मैंने शुरुआत ही यहां से की थी, मोमेंटम क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है। कैसे पता करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी से पता करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नई क्वांटिटी है, जब भी कोई नई क्वांटिटी आए तो उसके बारे में हम लोगों को समझना चाहिए कि वो स्केलर है या वेक्टर है। वेक्टर है तो डायरेक्शन कैसे देंगे हम लोग, फॉर्मूला क्या होगा। अब यहाँ थोड़ा सा और आगे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। P = mv। मान लीजिए दो बॉडी है मेरे पास, सेम मास की है, वेलोसिटी अलग-अलग होती है, तो P1 फर्स्ट स्टेज में मोमेंटम होगा m1v1, सेकंड स्टेज में होगा m2v2। अगर मैं इनके रिलेशन की बात करूं तो P1/P2 = m1v1/m v2। यहां से मास सेम है, एक ही बॉडी है, दैट इज v/v1/v2। यानी कि जो किसी भी बॉडी का मोमेंटम है, अगर मास कांस्टेंट है तो उसकी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा मोमेंटम, दैट इज द कांसेप्ट डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं। देखिए इन ग्राफ्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। जब हम लोगों ने पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की थी तो काफी कुछ उसमें समझाया था। अगेन फिर यहाँ पे हम लोगों को ग्राफ के बारे में बात करनी है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मुझे पढ़ लेना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, मैंने सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखा P = mv। मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, वेक्टर नोटेशन नहीं दे रहा हूँ। अब यहाँ जब भी मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो किसी एक क्वांटिटी को मैं पहले कांस्टेंट करूंगा, दो क्वांटिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करूंगा। तीन क्वांटिटी के बीच में ग्राफ एट ए टाइम प्लॉट नहीं किया जा सकता। फिर उसके लिए थ्री डायमेंशनल ग्राफ्स की बात आती है, जो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, हम लोग आगे पढ़ाएंगे कभी किसी क्लास में जाके। यहाँ टू डायमेंशनल ग्राफ है, दो ही एक्सिस एट ए टाइम हम लोगों को कंसीडरेशन में लेना है, तो दो ही क्वांटिटी के बीच में रिलेशन होना चाहिए। तीसरी क्वांटिटी अगर फॉर्मूले में है तो उसको हम लोग कांस्टेंट करेंगे। एट ऑन फर्स्ट हमने यहाँ पे मास को कांस्टेंट किया है, यहाँ पे लिखा भी है। मास को कांस्टेंट किया तो देखो बच्चों, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यानी अगर P बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, P कम होगा तो V कम होगा, या V कम होगा तो P कम होगा। इस रिलेशन को दिखाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम लोगों को मिलता है। इसका स्लोप हमेशा कैसा रहता है डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट रहता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहां हम लोग cos को x एक्सिस पे यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं, जो इफेक्ट है उसको y एक्सिस पे यानी वर्टिकल एक्सिस पे लेते हैं। तो वेलोसिटी इज अ cos, तो हम लोगों ने इसको x एक्सिस पे ले लिया, हॉरिजॉन्टल पे ले लिया। उसके करस्पॉन्डिंग p मेरा बढ़ेगा या कम होगा तो मैंने y एक्सिस पे ले लिया। इस तरह से अगर मैं वेलोसिटी एंड मोमेंटम के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं, कीपिंग मास कांस्टेंट, ये बात ध्यान रखनी है, कीपिंग मास कांस्टेंट, तो इट मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां से tan थीटा निकालने लगूं तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, यहां पे मोमेंटम है, बेस क्या है, वेलोसिटी है। जरा यहां से देखो बच्चों, यहां से क्या रिप्रेजेंटेशन मिलता है, P/V रिप्रेजेंटेशन मिलता है, मास। यानी इस ग्राफ के अंदर जो tan थीटा होगा, जिसको मैं स्लोप भी कहता हूं, वो P/V को रिप्रेजेंट करेगा, और P/V जो है वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मुझे इस ग्राफ से मास निकालना हो तो मैं इसका क्या करूंगा, स्लोप फाइंड आउट करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, रूट मेमोरी में नहीं जाना है, स्लोप तो हमने कह दिया, लेकिन ध्यान रखिए स्लोप में वेलोसिटी आपका x एक्सिस पे होना चाहिए, मोमेंटम आपका y एक्सिस पे होना चाहिए, तभी इसका स्लोप आपको मास प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज तो नहीं। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ग्राफ की बात हम लोग करना चाहेंगे। देखिए सेकंड ग्राफ में हम लोगों ने वेलोसिटी को कांस्टेंट किया है, तो यहां जो मोमेंटम है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होगा, मास के प्रोपोर्शनल होगा। इस तरह से सेम थिंग हम लोगों ने v को कांस्टेंट किया, मास चूंकि कॉज है इसलिए x एक्सिस पे ले लिया, मोमेंटम चूंकि इफेक्ट है इसलिए y एक्सिस पे ले लिया। अब अगर मैं इसके स्लोप की बात करता हूं, यहां से tan थीटा की बात करता हूं, तो देखो बच्चों, ये परपेंडिकुलर क्या है, मोमेंटम है,
बेस क्या है, मास है, तो यहां से T बाई m क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो मैं यहां से इस स्लोप tan थीटा को वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तीसरा हमारा जो ग्राफ है वो मोमेंटम को कांस्टेंट रखते हुए है। तीन क्वांटिटी है, तीनों को हमने सीरियल वाइज क्या कर लिया, कांस्टेंट कर लिया डियर स्टूडेंट्स। देखिए अगर मैं यहां मोमेंटम को कांस्टेंट कर दूं, मोमेंटम को कांस्टेंट कर दूं तो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। इनवर्स प्रोपोर्शनल जो ग्राफ होता है वो इस तरह का आता है, सब लोग जानते हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां p मैंने कांस्टेंट किया है, मोमेंटम कांस्टेंट किया है, तो ये लिखना होगा। अब नो डाउट इसमें भी अगर मैं स्लोप की बात करना चाहूंगा तो उसकी हेल्प से मैं कहीं ना कहीं निकाल के दे सकता हूं, या मैं यहां एरिया कवर्ड बाय दिस फिगर भी दे सकता हूं। तो अगर एरिया की बात करूंगा तो मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होगा, जो कि क्या देगा, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट है। अब कोई स्टूडेंट यहां ये मत कहने लगना कि सर हम तो यहां पे इस फिगर का एरिया निकालेंगे। अरे भाई एरिया निकालोगे मैथमेटिक्स बिल्कुल ठीक है कि आप जो है 1/2 m इनटू क्या लिखोगे, मोमेंटम लिखोगे यहां पे। लेकिन क्या मास इनटू मोमेंटम कोई क्वांटिटी होती है फिजिक्स में? नहीं होती। नहीं होती तो मेरे लिए एरिया निकालना यहां पे यूजलेस है। मैं इस एरिया का क्या करूंगा भाई, मैथमेटिक्स को यूजफुल बनाता है कौन, फिजिक्स। मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई यूजफुल टर्मिनोलॉजी वाला वर्ड नहीं है तो मैथमेटिक्स बेकार है। जैसे आप कोई अपने मुंह से डिफरेंट वर्ड्स को लेकर के, डिफरेंट लेटर्स को लेकर के एक वर्ड बना दो जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो उससे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो? क्या अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं इस फिगर में एरिया फाइंड आउट करता हूं, मास और मोमेंटम को मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये मुझे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता, इसलिए यहां एरिया निकालना मेरे लिए यूजलेस है। यहां पे मेरा जो स्लोप है उसी से काम होने वाला है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? वही है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, आज फिर हम लोग रिपीटेशन में डाल रहे हैं। क्या है ये? एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। सिंपल सी बात, जब तक किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तब तक उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं होता। अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अगर वो स्टेट ऑफ डायरेक्शन में है तो स्टेट ऑफ डायरेक्शन में ही रहेगी। उसकी अगर स्टेट को चेंज करना है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। एग्जाम में अगर आपके यहाँ आता है तो आपको कैसे लिखना है, ये 3 लाइनों में हमने यहाँ डिफाइन दे रखी है, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन है इनएबिलिटी। एबिलिटी का उल्टा होता है इनएबिलिटी, तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने इसको कहा। तो नो डाउट जब मैं फर्स्ट लॉ की बात करूंगा तो इसमें भी 3 पार्ट हो सकते हैं, एक रेस्ट को लेकर के, एक मोशन को लेकर के और एक डायरेक्शन को लेकर के। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ डियर स्टूडेंट्स सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ इज अ की लॉ, इसी के बेसिस पे सब कुछ है, यानी सेकंड लॉ की हेल्प से हम लोग फर्स्ट लॉ को डिफाइन कर सकते हैं, थर्ड लॉ को भी डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड लॉ क्या है? अभी हम लोगों ने मोमेंटम पढ़ा था, मोमेंटम को ही वो यहां पे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। वो क्या कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम था m into v, रेट ऑफ चेंज का मतलब या तो मैं यहां पे डेल्टा टी लिखूं या मैं इसको dt लिखूं, इसको dt ओवर dt भी लिख सकता हूं। ये वेरी स्मॉल चेंज इन मोमेंटम एंड वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम है। ये मेरा चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन टाइम है। कंपैरेटिवली यहां ज्यादा चेंजेस हैं, बड़े चेंजेस हैं, यहां पे छोटे चेंजेस हैं। इसको मैं डिफरेंशियल फॉर्म कहता हूं और ये मेरा नॉर्मल डेफिनेशन वाला कांसेप्ट है। यही है क्या? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वो क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। फोर्स की एक तरीके से डेफिनेशन है। तो ये है स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से इसको पढ़ देता हूं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum of a body is directly proportional to the applied force
and the change takes place in the direction of the applied force. No doubt ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैंने डायरेक्टली इक्वल लिख दिया, कोई बात नहीं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आता है यहाँ पे, इसलिए आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। नहीं आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखिए, बाद में आप एक्सपेरिमेंटली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को 1 बता सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट था, जो इतनी सारी बात थी यहां हम लोगों ने लैंग्वेज में लिखी। मैथमेटिकल फॉर्म में ये लास्ट में है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma लिख सकते हैं या डेल्टा m ओवर डेल्टा b लिख सकते हैं। इसका एलोब्रेशन मैं कर देता हूं। डियर स्टूडेंट्स क्या है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैंने लिखा mv ओवर डेल्टा t। अब अगर मैं यहां से change in velocity upon change in time लिखता हूं तो that is acceleration, hence why I may write it here ma। मास यहां पे क्या है, बॉडी का इनर्शियल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, और जो चेंज इन वेलोसिटी है या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो एक्सीलरेशन को डिनोट करता है। अल्टीमेटली फोर्स की डिफाइन मेरे को यहां से मिल जाती है। ये मैथमेटिकल एस्पेक्ट है जो मैंने आपको ऊपर समझाया था, उन्हीं सारी चीजों को यहां पे दोबारा से दे रखा है। डियर स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन हम तब भी कर सकते हैं जब चेंज इन क्वांटिटी वेरी स्मॉल हो। अब टाइम के साथ में मास में तो कोई चेंज हो नहीं रहा, इसलिए मास को तो हम लोगों ने यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया। dv ओवर dt को हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन लिख दिया। ये वेक्टर नोटेशन है, जब आप इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर नोटेशन में लिखोगे, और डेल्टा की फॉर्म में लिखोगे तो ये स्केलर फॉर्म में होगा। सेकंड लॉ इज इन कंपोनेंट फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स अब मैंने फोर्स की बात की, एक्सेलरेशन की बात की, तो देखिए हम 3 डायमेंशनल फिजिक्स को पढ़ते चले आ रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स 3 डायमेंशनल फिगर की बात, फोर्स की बात हम लोग करते हैं तो नो डाउट उसके 3 कंपोनेंट हो सकते हैं। जैसे फोर्स मेरा एक्स एक्सिस पे हो सकता है, वाई एक्सिस पे हो सकता है, जेड एक्सिस पे हो सकता है। लिखने का तरीका क्या होगा, Fx is the magnitude या मॉड्यूलस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस को मैंने लिख दिया यहाँ पे आई कैप। इसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन वाई एक्सिस, डायरेक्शन के लिए लिख दिया मैंने जे कैप, जस्ट लाइक हियर फॉर जेड एक्सिस के कैप। इसी तरह से मोमेंटम भी मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी तो मैं इसको भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकता हूं। इसी तरह से एक्सेलरेशन भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको भी मैं 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकता हूं। आगे मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल सा फोर्स के 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को अलग-अलग करके लिखा, मोमेंटम के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को अलग-अलग करके लिखा, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स को अलग-अलग करके लिखा। मेरे पास कॉन्सेप्ट आ गया, तीनों कंपोनेंट फोर्स के बराबर तीनों कंपोनेंट मोमेंटम और बराबर तीनों कंपोनेंट एक्सेलरेशन। तो इस तरह से मैं 3 डायमेंशनल फिजिक्स के अंदर इन तीनों को अलग-अलग करके पढ़ सकता हूं। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इनको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करते हुए इनको कंपेयर कर सकता हूं। देखो बच्चों, जो x कंपोनेंट है उसको मैं x से कंपेयर करूंगा, y कंपोनेंट को y कंपोनेंट से कंपेयर करूंगा, z कंपोनेंट को z कंपोनेंट से कंपेयर करूंगा। तो इस तरह से मैंने आज ब्रीफिंग की, एक तरीके से शुरुआत की, लेकिन आज की क्लास अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आज की क्लास आपको क्लियर नहीं हुई तो आगे की चीजों को समझना नो डाउट आपके लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए इतनी सारी चीजों को देखेंगे। हमने आज क्या पढ़ा, छोटी छोटी सी चीजें पढ़ी, उनके बेसिस पे एक दो न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ लगाते हैं, जिससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि जो हमने पढ़ा था उसमें कितना हमें समझ आ गया। अगर न्यूमेरिकल हो गया इसका मतलब हमें यहाँ तक समझ आ गया, और अगर न्यूमेरिकल हमारा नहीं हुआ इसका मतलब कहीं अभी गड़बड़ है। कहीं गड़बड़ है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर दोबारा से कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा। तो एज यूजुअल डियर स्टूडेंट्स कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ करेंगे, बाकी के न्यूमेरिकल्स आप लोग असाइनमेंट की फॉर्म में घर से करके लाएंगे। देखिए एग्जांपल नंबर 1 क्या है, ए बुलेट ऑफ मास 0.04 किलोग्राम। एसआई सिस्टम में मास दे रखा है बुलेट का, ठीक है, चाहो तो यहाँ पे लिख लो क्या, मास ऑफ बुलेट इक्वल्स टू 0.04 किलोग्राम, मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। जो बुलेट की स्पीड है इसको मैं कह सकता हूं क्या, स्पीड ऑफ बुलेट दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 मीटर
per second enters a heavy wooden block stops after a distance of 60 centimeter। enters का मतलब वुडन ब्लॉक के अंदर ये एम्बेडेड है, यानी उसके अंदर चली गई है। वो कहता है what is the average resistive force exerted by the block by the bullet। वो क्या रहा है, वो ये कुछ ऐसे रहा है, ये मेरे पास कोई बुलेट है, ये बुलेट मास इसका ये वाला है, स्पीड इसकी ये वाली है, यहां पे कोई मेरे पास वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, इस वुडन ब्लॉक की मास यहां पे कुछ नहीं दे रखी, कोई बात नहीं। तो क्या होता है, ये बुलेट इसके अंदर जाती है और कितना 60 सेंटीमीटर एंटर करने के बाद रुकती है। तो इस 60 सेंटीमीटर को मुझे 60 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर लिखना होगा। ठीक है, देखो कितना आसान सा काम है, मेरे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगी। बस मुझे एक्सीलरेशन निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास है, मास मेरे पास है, सारे के सारे पैरामीटर्स मेरे पास हैं। अब इन पैरामीटर्स को मैं यूज करता हूं और बड़े आराम से मेरा आंसर निकल के आ जाता है। एग्जाम में कैसे लिखना है जरा देखिए, सिंपल सा मैंने डाल दिया, पहले पैरामीटर सारे लिख दिए, फिर यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, इन सबको लेकर के मेरी सबसे कॉम्पैक्टेबल जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो थर्ड है, जो है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को मैंने इसमें यूज किया। फाइनल वेलोसिटी 0 है, मैंने 0 प्लेस कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी 90 थी, प्लेस कर दिया, एक्सीलरेशन मुझे निकालना है और जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर है, मैंने यहां पे प्लेस किया। मेरे को माइनस का साइन इस बात को डिनोट कर रहा है कि रिटार्डिंग कॉन्सेप्ट है, तो रिटार्डेशन लिखूं या माइनस के साइन के साथ लिखूं, बात एक ही है। रिटार्डेशन मेरा निकल के आ गया। अब फोर्स निकालना है तो फोर्स इक्वल्स टू m इनटू a होता है, यहां से मैंने मास को रिटार्डेशन के साथ में मल्टीप्लाई किया तो फोर्स मेरा निकल के आ गया। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट। अब देखिए, जिन बच्चों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन को सही तरीके से नहीं कर रखा, नो डाउट उनके लिए एक मुश्किल काम ये हो सकता है, लेकिन जिन लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन आती है उन लोगों के लिए बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। फिलॉसफी मैंने क्वेश्चन की दे दी, इसी तरह से आप आगे क्वेश्चंस को लगा करके देखेंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो आप या तो व्हाट्सएप करेंगे मेरे को या इंडिविजुअली आकर के डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन सबके हम लोगों ने यहाँ पे दे रखे हैं। आई होप सो आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे की बातें करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स। असाइनमेंट की फॉर्म में रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप लोग अपने आप से लगाने की कोशिश करेंगे।